Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 नवंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गोविंद सागर लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो आपको पता होगा आज से 2 दिन पहले हमने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स की डेथ हुई है, इसकी वजह से ये बीटीआर लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इसी के रेफरेंस में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये टाइगर रिजर्व सतपुरा और अरावली की पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है। याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाया था कि कौन कौन से रेंजेस के बीच में ये प्रेजेंट है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इससे संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन। चलो देखते हैं कौन कौन याद कर पाता है। नाउ इसको लेकर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल हैं जो काम के हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है या आने की संभावना है। हर एक आर्टिकल को प्रॉपर डिटेल्स के साथ में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों सभी को पता है, कल यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और लगभग 131 ईयर्स बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट बना है जो बीच में एक गैप के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट बना। कहने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपको पता होगा कोई भी एक व्यक्ति जो है वो यूएसए का 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है बस। अब अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें यह देखने को मिला है, अगर कोई एक राष्ट्रपति बना है तो वो लगातार 2 टर्म में बना है। जैसे मान लो जो बाइडन अभी यहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट थे, तो जो बाइडन दोबारा से बन जाते इस बार। तो ऐसा चलन पहले देखने को मिला है, ठीक है, जो लगातार 2 बार यानी कंटिन्यूअस वे में प्रेसिडेंट बना। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का केस थोड़ा डिफरेंट है। डोनाल्ड ट्रंप अभी आपको पता है जो बाइडन से पहले ऑलरेडी यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, एक गैप के बाद वापस से ये यूएसए के प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा कमबैक किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों सभी जगह पे आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप मेक्स हिस्टोरिक कमबैक, और ये सेकेंड टर्म यहाँ पे जीत चुके हैं। और मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। आज हमारे न्यूज़पेपर में 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी हैं, उसको भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पे जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, यूरोप, यूक्रेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वजह से आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ पे और सुन लेना, जो ये पूरी इलेक्शंस कैंपेनिंग चली है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में आना, उसके पीछे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, जगह जगह पे इन्होंने स्पीचेस में क्या मेंशन किया कि यूएसए के अंदर में जो टैक्स लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, स्पेशली जो इनकम टैक्स की बात होती है, उसको ये कट डाउन कर देंगे, इनकम टैक्स को ये कम कर देंगे, और कम क्या हो सकता है ख़त्म भी कर दें। और ऑब्वियस ही बात है इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ना ही था। किसी भी कंट्री में पड़ सकता है जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि हाँ यहाँ पे लोगों का इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा।
इवन जो कंपनीज हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जो टैक्स होंगे उसको भी ये कट डाउन कर देंगे, ऐसा इनका कहना था, जिसकी वजह से ह्यूज मार्जिन में यहाँ पे इनको वोट पड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री का जो इम्पोर्टेंट रेवेन्यू होता है, उस सरकार की जो मेन कमाई होती है, वो उसी इनकम टैक्स या उसी टैक्स से ही तो आती है जो यहाँ पर कंपनीज वगैरह पे कर रही हैं। तो यूएसए के पास में फिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? क्या सोच समझ के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया? तो यहाँ पे बोला जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि वो टैक्सेस को तो कट डाउन कर देंगे, लेकिन जो अब अमेरिका का रेवेन्यू जनरेशन होना है वो कैसे होगा? वो यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे, इम्पोर्ट टैरिफ। इवन जो यहाँ पर व्यापार हो रहा है यूएसए के साथ में, उस व्यापार पे टैरिफ लगाया जाएगा। कई सारी कंट्रीज़ के ट्रेड के ऊपर में मान सकते हो आप हैवी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, स्पेशली चाइना एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना के ऊपर में, क्योंकि बहुत सारा टैरिफ चाइना के ऊपर लगने वाला है, जिसका बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा। आगे समझाऊंगा कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि हमारे पास में एडिटोरियल आया हुआ है, तो वहाँ पे ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। कि अगर इंडिया के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे कह सकते हैं ट्रंप अच्छे साबित नहीं हो सकते, उसको भी यहाँ पे हमें एनालाइज करना होगा, दोनों एस्पेक्ट के बेसिस पे देखना होगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, क्योंकि पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, फटाफट इनको कवर कर लेते हैं, फिर अपना ट्रंप का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। हमारे सामने पेज नंबर 4 पर दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। दोनों खबरें काम की हैं। जैसे पहली खबर यहाँ पर यह है जो एफसीआई के बारे में डिस्कशन करता है, और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, ये डिफेंस के लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अपने इस वाले टॉपिक की, तो यूनियन कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने कुछ अभी अमाउंट इन्फ्यूज़ किया है एफसीआई के अंदर में। एफसीआई क्या है? दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है इसमें कुछ पैसा डाला गया, लगभग कितना? 10,700 करोड़ रुपीस। अब जो ये पैसा इन्फ्यूज़ किया गया है, इसका प्रॉपर अप्रूवमेंट दिया था CCEA ने। ये क्या है? ये है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब पैसा एफसीआई में क्यों लाया गया है? इसलिए लाया गया है ताकि इस पूरे अमाउंट का यूज़ करेंगे एज अ वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा, एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ किया जाएगा इस बार पूरे साल में, यानी 2024 और 2025 के बीच में। नाउ क्वेश्चन ये है, सर ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है और क्यों इतना 10,700 करोड़ रुपए को हम एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ करेंगे? तो दोस्तों एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका वर्किंग कैपिटल के तौर पे ये पैसा यूज़ किया जाएगा, इससे जितनी भी फ्यूचर की ज़रूरतें होंगी, भविष्य में जो भी यहाँ पर नीड्स होंगी, है ना, उन सबको पूरा किया जाएगा। एक प्रॉपर अमाउंट में जो कैश है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, ताकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मजबूत हो जाए, और मजबूत होने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सके, हमारे फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। अब ये फार्मर्स को सपोर्ट कैसे करता है वो जानने के लिए आपको विस्तार से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एनालाइज करना होगा कि एफसीआई क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, और कैसे हमारे देश में ये फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई है वहाँ पे लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ये जो डिसीजन हमने लिया है इसका मेन पर्पज़ है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करना, फार्मर्स को हमारे देश भर में सपोर्ट करना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है और इसके फंक्शंस को समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ऐसे ही दोस्तों एक बॉडी आती है FSSAI, पता है ना, इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है ऑलरेडी, चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्लियर पेज लेते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि एफसीआई क्या है और किस तरीके की इसकी वर्किंग होती है। अभी ये ना थोड़े दिनों पहले खबरों में भी था, खबरों में इसलिए था क्योंकि जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो 60th फाउंडेशन डे है इसको भी यहाँ पे अटेंड किया था। देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन पर्पज़ है हमारे देश में जो राशन वगैरह दिए जाते हैं ना, पीडीएस सिस्टम का नाम सुना होगा आपने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सब दोस्तों यहाँ पर एफसीआई ही इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, लेकिन एफसीआई का केवल काम ये नहीं है कि वो राशन को ही दे, इसके साथ साथ हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करना, एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये जो पूरी बॉडी है दैट इज़ एफसीआई, ये एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है, ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर ये स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती हैं? स्टैचुरी बॉडी वो होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, कानून के माध्यम से बनाया जाता है। ये जो एक्ट है ये कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से एफसीआई को बनाया गया? तो दोस्तों वो है हमारा
FCI एक्ट 1964। तो 1964 का यहाँ पर ये कानून जो पार्लियामेंट के थ्रू लेकर आया गया था, इसी पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से जो FCI है इसको तैयार किया गया एज अ स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, स्टैचुरी बॉडी है, क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ये जो FCI है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है, ज़रा इस बात को अब सुनिएगा ध्यान से। इसका मेन काम है प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हमारे फार्मर्स को। कहोगे प्राइस सपोर्ट, हाँ कैसे? देखो जो हमारे फार्मर्स हैं, आप मान लो कोई फार्मर है जिन्होंने चावल या कह सकते हैं जो गेहूं है उसको यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो फार्मर्स ने क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया। अब इस क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के बाद में वो कहाँ पे जाएंगे? मार्केट में उसको बेचने के लिए। लेकिन क्या मार्केट में अच्छा प्राइस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल पाया फार्मर्स को, तो वो कहाँ ले जाएंगे? मान लो उन्होंने प्रोड्यूस करने में पैसा ज़्यादा लगाया था, अब जब वो बेच रहे हैं तो पैसा उतना मिल ही नहीं पा रहा, तो घाटे में जा रहे हैं फार्मर्स। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों एक MSP वगैरह भी डिसाइड की जाती है। आपको पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी साइड से देगी ही देगी, तो इससे यहाँ पे फार्मर्स को एक सपोर्ट मिल जाता है। इवन इसमें यहाँ पे जो FCI है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी एक सरकारी बॉडी है, इसका मेन काम क्या है? ये तैयार है खरीदने के लिए हमारे फार्मर से इन राइस और वीट को। तो ये चावल और गेहूं, ये सब चीज़ें आराम से FCI जो है किसानों से खरीद लेता है एक अच्छे अमाउंट में, जिससे यहाँ पर किसानों को कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता। अब यही चावल गेहूं को खरीदने के बाद में FCI क्या करता है? अपने PDA सिस्टम से, वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है ना। राशन जो दिया जाता है उसमें ही आपको ये गेहूँ चावल मिल जाता है। अब दोस्तों ये बात तो हो गई एक तरफ। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर पूरा सिनेरियो है या ये जो पूरा बॉडी है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों उसके पीछे का मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जब मंत्रालय पूछा जाएगा तो ये आपका मंत्रालय हो गया ना। फिर आपसे पूछा जा सकता है स्पेशली मेंस में, क्योंकि आपको पता होगा मेंस में एक सवाल UPSC पहले पूछ चुका है। वो क्या है? WTO को लेकर कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को बताइए, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझाइए। लिटरली ये सवाल आ चुका है, आप चेक कीजिए। मैं दिखा नहीं रहा हूं ताकि यहाँ पे फ्लो ना खराब हो, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे FCI का रोल क्या है ये समझिए। सबसे पहला रोल है इसका, जितने भी यहाँ पे अनाज हैं इसको किसानों से MSP पे खरीदना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदना, जिससे फार्मर्स को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। उन्हें मार्केट में अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है पैसा, तो आप वहाँ बेच सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट को, FCI को स्पेशली बेच दो। FCI बदले में आपको इतना जो मिनिमम प्राइस है जो सेट किया गया है वो दे देगा, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों FCI ने अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको भी बढ़ाया है, क्योंकि क्वेश्चन यह है कि इतने सारे फार्मर से गेहूं चावल खरीद रहा होगा अगर FCI, तो रखेगा कहाँ पे? इनके गोदाम होते हैं, है ना। और उस गोदाम को भर के रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मान लो भगवान न करे आगे देश में कोई संकट आता है खाने को लेकर, गेहूं चावल को लेकर इसका शॉर्टेज हो जाता है, तो जो भी यहाँ पे हमने ये स्टोरेज मेंटेन कर रखा है उसी स्टोरेज में से निकाला जाएगा और लोगों को दिया जाएगा, ताकि देश में भूखमरी ना हो, फूड इनसिक्योरिटी ना क्रिएट हो। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये जो स्टोरेज का पूरा प्रोसेस है इसको FCI संभालता है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जगह जगह पे स्टोरेज डिपोट्स इन्होंने बना रखे हैं अलग अलग लोकेशंस पर देश में। ऑब्वियसली बात है एक जगह पे होगा नहीं, वरना कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो एक ही जगह से सप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो जगह जगह पे इनके गोदाम है। अब ये जो स्टॉक्स यहाँ पे ये लोग इकट्ठा करते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर एक बात को सुनिएगा, FCI जो भी स्टॉक ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये कहाँ से खरीदता है? ऐसे राज्यों से जहाँ पे भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है पर्टिकुलर A, और यहाँ पे जो भी गेहूं चावल का प्रोडक्शन हुआ वो सरप्लस में हुआ, यानी कि बहुत सारा इन्होंने प्रोड्यूस किया है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वो राज्य डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे गेहूं चावल की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। ठीक है, वो डेफिसिट में है, तो क्या करेगा FCI? इन सरप्लस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है उनसे ये खरीदेगा और उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा ऐसे राज्यों में जहाँ पे डेफिसिट रही है, यानी कि कमी रही है। इससे क्या होगा? एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रहेगा। जगह जगह पर फूड सिक्योरिटी प्रमोट करने का काम यहाँ पर FCI का है। हर एक व्यक्ति को अफोर्डेबल वे में, सस्ते में एक खाना मिल सके, वो भूखा ना सोए, भूखमरी को रोकने के लिए FCI वर्क करता है। समझ गए? इतना ही नहीं, FCI का मेन काम है
कि ये जो गेहूं चावल है केवल देश के स्तर पे ही नहीं बेचते हैं, डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स हो गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से कोई अकाल पड़ गया, तो उसमें भी यहाँ पर एफसीआई हेल्प करता है, ये खाना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। और पता है, आज इंडिया की जब बात करते हैं तो हमेशा यही देखा जाता है कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, अंडर नॉरिश्ड कंट्री है, लोगों के पास में इतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और बताया जाता है कि लगभग 195 मिलियन, कितने दोस्तों लिख सकते हैं, 195 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे जिनको प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया में जितना बर्डन है उधर इंडिया का एक बहुत बड़ा बर्डन यहाँ पर कह सकते हैं हम कि दुनिया पे पड़ रहा है, स्पेशली अंडर नॉरिश वाले केस में। ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ा कह सकते हैं नंबर यहाँ पे शेयर करता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, स्पेशली यहाँ पे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जहाँ पे गरीबी को कम करना हमारा मेन पर्पज़ है ना। बहुत सारे गैप यहाँ पे नज़र आते हैं, तो उन सबको पूरा करना यहाँ पर एफसीआई का काम है। ठीक है। बार बार मैं इतनी देर से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। देखिए, एक होता है फूड इनसिक्योरिटी और एक होता है फूड सिक्योरिटी। ठीक है। अब जैसे फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये वाला जो वर्ड है ये लगभग 1996 में लाया गया था। एक समिट हुआ था, वर्ल्ड फूड समिट, उस दौरान यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया गया। और ये क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब एक देश में सभी समय पर, ठीक है, यानी कि चाहे दिन का खाना हो चाहे रात का खाना हो, हर एक व्यक्ति के पास में अवेलेबल है ना, उसके पास में अच्छा न्यूट्रिशियस खाना अवेलेबल है। केवल खाना नहीं, खाने में पोषण भी होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक इंसान की डाइटरी नीड्स पूरी हो सकें। और वो अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसको वो आराम से अफोर्ड कर सके। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और अगर इनसिक्योरिटी वाला केस है, यानी कि उनको खाना सही समय पर, ये न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। बस इतना सा यहाँ पर ये डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा दी हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतना कुछ समझ में तो आया, हम इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर लिखित में मिल जाता तो क्या होता, मतलब अच्छा रहता कि सर इसके नोट वगैरह हम लोग आराम से बना पाते। तो उसकी परेशानी मत लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और पीडीएफ्स में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ में अभी शेयर की हैं या डिस्कस की हैं एफसीए के बारे में, उसके रोल के बारे में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि अभी इसका फाउंडेशन डे, एफसीआई क्या है, स्टैचुटरी बॉडी है ना, ये मैंने आपको बताया ना अभी कौन सा एक्ट है, उसके अलावा इसके मेन उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद कौन सा मंत्रालय है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एमएसपी का केस क्या है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डोंट वरी, यहीं से मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। आपका नोट मेकिंग भी साथ ही साथ में हो रहा है आर्टिकल के डिस्कशन के साथ। चलिए आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने एफसीआई वाला आर्टिकल देखा, ये डिस्कस किया, ये सब डेटा आपको एक ऐसे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो प्रिंट आउट, जिसका आप आराम से निकलवा सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में एक ऐसा पीडीएफ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्तों, जहां पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। तो आपके करंट अफेयर की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कि नोट मेकिंग कैसे करें, कैसे बनाएं, सब कुछ यहाँ पे आपको करवा के दिया जाएगा इस ग्रुप के अंदर में। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप यहाँ पे इस ग्रुप को 499 में ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ पेज नंबर 4 पर ही दोस्तों हमारा दूसरी खबर है, जिसको आप में से कई सारे लोग स्किप करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। पता है, इसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स के बारे में बात हुई है जो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, पहले ये सुनिए। अनमेंड वेसल फिनिशेस 1500 किलोमीटर वॉयेज फ्रॉम मुंबई टू तूतुकुड़ी। तूतुकुड़ी एक जगह है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो स्पेशली यहाँ पे हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं। तूतुकुड़ी यहाँ पे तमिलनाडु में इस जगह पे प्रेजेंट है और हमें आना है यहाँ पे ऊपर मुंबई से।
तो इधर आपको देखने को मिल जाता है अरेबियन सी और इधर यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो होता क्या है कि एक अनमैन्ड वेसल, वेसल क्या है, हम जहाज़ की बात कर रहे हैं, जैसा आप इधर फोटो में देख पा रहे होंगे। अनमैन्ड मतलब इसमें कोई भी इंसान नहीं था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस खाली ऑटोनोमस वे में यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस वेसल को चलाया गया। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, तो इसमें कोई इंसान नहीं है। और ये जो वेसल है ये शुरू किया गया कहाँ से, मुंबई से, और ये मुंबई से होता हुआ सीधा तूतुकुड़ी तक पहुँच चुका है। लगभग 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसने कवर किया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेसल है जिसको दिया गया है वर्ड ऑटोनोमस सरफेस वेसल, जो यहाँ पर खुद से चल सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसको किसने बनाया है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने यहाँ पर इसको तैयार किया है। इसने अपना पूरा 1500 किलोमीटर का रास्ता तैयार कर लिया है, इस वजह से ये चर्चाओं में है। यहाँ पर इंसान की ज़रूरत नहीं है इस वेसल के अंदर में। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंडियन नेवी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिला है। इस प्रकार का कोई पहला जर्नी है जो करंट समय पर चर्चाओं में है। ये क्या दर्शाता है, दर्शाता है भारत की जो एक्सपर्टीज़ है ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर में वो किस तरीके से बढ़ रही है। स्पेशली मैरीन टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और आज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है इंडियन नेवी की बात, यानी समुद्र को लेकर हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं, तो उस मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में एक नया ये प्रोसेस आपको सामने देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इस अनमैन्ड वेसल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट मिला है किसका, इंडियन नेवी का नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं NIIO, इस ग्रुप का सपोर्ट मिला। इतना ही नहीं, आईडेक्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। आईडेक्स ये क्या है, यह है इनोवेशंस फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये अलग अलग प्रोग्राम्स है दोस्तों। NIIO हो गया, आईडेक्स हो गया, TDAC हो गया, DIA हो गया, इन सब का सपोर्ट मिला है यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को। इतना ही नहीं, ये जो जर्नी पूरी की गई है, ये सागरमाला परिक्रमा जर्नी आपको देखने को मिलेगी। इस जर्नी की शुरुआत हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 29 अक्टूबर को कर दी थी। आज क्या है, आज आपका 7 नवंबर है, तो पिछले महीने की हम बात कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को ये शुरू हो गया था जर्नी सागरमाला परिक्रमा के अंदर में। नाउ इसी आर्टिकल से एक और चीज़ निकल कर आया, पहले आईडेक्स, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर NIIO, ये क्या है, तीसरा सागरमाला परिक्रमा, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ये परिक्रमा क्या है ये समझेंगे। और ये जितना भी इवेंट किया गया है दोस्तों, ये किया गया है स्वावलंबन के अंदर में। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये स्वावलंबन क्या है। एक और चीज़ यहाँ पे निकल कर आ गई इस आर्टिकल से, ये हमारा एनुअल इवेंट है, पूरे साल का हमने एक इवेंट तैयार कर रखा है स्वावलंबन। इसी के तहत यहाँ पर यह परिक्रमा की गई है, और इसमें ये जो यहाँ पर तैयार किया गया है वेसल, ये चर्चाओं में है। और इस वेसल को तैयार करने वाली ये जो बॉडीज़ हैं वो आपको खबरों में देखने को मिलेगी। नाउ जब हम लोग बात कर रहे हैं सागरमाला परिक्रमा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये इसका जो सक्सेस है, इसकी सफलता ये दर्शाती है कि इंडिया के पास में आज ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम आ चुका है, जो हमने खुद से बनाया है, बाहर किसी की मदद नहीं ली है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलने वाले जो वेसल्स, जहाँ पर इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप कर ली है, जो हमारे डिफेंस स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। बस इतना सा ही आर्टिकल था, लेकिन आर्टिकल को एनालाइज करना आना चाहिए, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना आना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। किस प्रकार से पूछी जाएंगी, आइए मैं आपको फ्रेम करके बताता हूँ। तो ध्यान में रखिए, ये सभी हमारे एफर्ट्स हैं भारत सरकार के, जहाँ पे हमने डिफेंस के फील्ड में नए नए इनोवेशंस करने के ऊपर में फोकस किया है, नए नए आविष्कार करने के ऊपर में फोकस किया है। और पता है इस डिफेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपका सागरमाला परिक्रमा है, स्प्रिंट स्कीम बिल्कुल मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंट क्या है वही बताऊंगा, आईडेक्स, NIIO, स्वावलंबन 2024, अदिति 3.0 और DISC 13। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दोस्तों यहाँ पे हाल ही में सागरमाला परिक्रमा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हाल ही में यहाँ पर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू, और इसी के तहत भारत में स्पेशली नेवी वाले सेक्टर में हम बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं। 1500 किलोमीटर का ऑटोनोमस वॉयज, ये जो वेसल है वो हमने तैयार किया है, जो मुंबई से तमिलनाडु तक गया। नाउ सागरमाला परिक्रमा के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट, यहाँ पे जो हमने ऑटोनोमस एक वेसल यानी जहाज़ तैयार किया है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमने खुद से डेवलप किया, बाहर किसी की आवश्यकता नहीं ली।
ये इंडिया की सक्षमता को दर्शाता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है मैरीटाइम ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के मामले में वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। इतना ही नहीं, इसके और भी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके जर्नी के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये जो जर्नी हुई है पूरी, ये डिफाइन करती है या दर्शाती है हमको कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इंडियन नेवी के अलग अलग प्लान्स के अंदर में, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को लेकर आ चुके हैं, अंडर वाटर वेसल्स लेकर आ चुके हैं। इससे क्या होगा, समुद्री एरिया में हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकेंगे और जो भी ऑपरेशंस होंगे उसको चला सकेंगे। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन इसकी जो पूरी शुरुआत है, ये जो वेसल है, इसको शुरू किया गया है स्वलंबन 2024 के अंडर में। तो स्वलंबन 2024 क्या है, आइए जरा ये भी बता देता हूँ। ये जो 2024 का एनुअल इवेंट है, ये स्वलंबन क्या है, इस साल 2024 का ये पूरे साल का एक बड़ा इवेंट रहा है। और ये इवेंट कौन से बॉडी का है, NIIO का इवेंट है, दैट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे बॉडी का मेन पर्पस है नेवी वाले रीजन्स में या नेवी के लिए नए नए आविष्कार करना। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये पूरा एनुअल इवेंट है इसका NIIO का, ये क्या प्रमोट करता है, सेल्फ रिलायंसी को, आत्मनिर्भरता को, कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है ना, और नई नई टेक्नोलॉजी बनाकर, स्पेशली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनाकर। फिर यहीं पर इसके यानी स्वलंबन के कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी हैं स्वलंबन से रिलेटेड, जिसमें अदिति 3.0 भी है और डिस्क 13 भी है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने इन इनिशिएटिव्स को भी रिसेंटली अभी बताया है, देश के सामने प्रेजेंट किया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए अदिति 3.0 और डिस्क 13 हाल ही में न्यूज़ में है, ये इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए लेकर आए गए हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये इनिशिएटिव हमारे देश में कि हम खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, उसमें नए आविष्कार कर सकें, इसलिए यहाँ पर ये इन स्कीम्स को शुरू किया गया। नाउ अदिति 3.0 की जब बात करते हैं तो इसमें हमारा मेन पर्पस है हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन सिस्टम को डेवलप करना। डिस्क 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर AI, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम, इन सब चीज़ों को लेकर आना, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का बड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा। इन सब चीज़ों से होगा क्या, इससे हम आत्मनिर्भर भारत गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना 2047 तक। और इसमें जो हमारे नेवी चीफ हैं, जिनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी साहब, इन्होंने जोर दिया है कि नेवी का जो गोल है वो यह है कि हम 2047 तक, 2047 तक आत्मनिर्भर बन सकें। इतना ही नहीं, डिफेंस इनोवेशन में बहुत सारे सक्सेस हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव भी करे हैं। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आज साइन हो चुके हैं, 700 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर साइन हो चुके हैं, और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले समय पर साइन होंगे। और इसी डिफेंस इनोवेशंस को और इम्प्रूव करने के लिए एक नया कह सकते हैं स्कीम है, जिसका नाम है स्प्रिंट। स्प्रिंट बहुत वैसे पहले से चल रही है स्कीम, ये पता होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने इस स्प्रिंट को लॉन्च किया था, कब, जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। ठीक है, अब जुलाई 2022 से 23 भी निकल चुका है ना, 24 भी लगभग निकल चुका है। तो स्प्रिंट का मतलब क्या है, स्प्रिंट जो है हमारे डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए लेकर आया गया था। ठीक है, ये मतलब समझ में आ गया। तो स्प्रिंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस है जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे देश की, उसको डेवलप करना, उसमें इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करना। इतना ही नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी ने अलग अलग 75 चैलेंजेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे अगेन डिफेंस के मामले में नए नए सोल्यूशंस लेने की बात की गई। आज हमारे नए नए टारगेट्स हैं, आज हमारा जो विजन है वो बहुत अलग है। ठीक है, स्प्रिंट का जो मेन विजन पता है क्या है, स्प्रिंट का मेन पर्पस है इंडियन नेवी जो आज के समय पर बायर नेवी के तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो और भी बहुत सारे आइटम्स जो हमारी इंडियन नेवी यूज़ कर रही है, वो बाहर से परचेज किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, हम बायर नेवी की जगह बिल्डर्स नेवी बनाना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हमारी नेवी खुद से हर एक चीज़ को डेवलप कर रही हो, अपना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हो। यहीं पर एक और इनिशिएटिव आता है इसको सपोर्ट देने के लिए, वो है आईडेक्स, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस। आईडेक्स जो है इसको बनाया गया था DIO के माध्यम से। DIO एक अलग बॉडी है जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। सभी का मेन पर्पस लगभग कॉमन सा है, बस इसको और बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू करे गए हैं। इसका भी मेन पर्पस यही है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को नए नए इनोवेशंस के माध्यम से इंप्रूव करना। बाकी अदिति स्कीम के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आईडेक्स इनिशिएटिव के साथ में मिलकर काम कर रहा है यहाँ पर इस स्कीम के अंदर में।
आईडेक्स ने भी अलग अलग प्रकार के जो एडिशंस हैं वो यहाँ पर रिलीज़ किए हैं, जहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं डिफेंस में उसको दर्शाया जाएगा और उसको लेकर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस लिए जाएंगे। बस इतना सा यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। कई बार एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो क्या दिखाया जाता है, ये पर्टिकुलर स्कीम हाल ही में खबरों में देखने को मिली है, तो बताइए ये किस चीज़ से रिलेटेड है, एजुकेशन से या किसी और चीज़ से। तो ऐसे सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 4 पर ही यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें ना कुछ डिटेल्स वैसी नहीं है, तो इसके नोट खुद बनाइएगा, मैं आपको बताता चलूँगा हुआ क्या है। एक नई स्कीम चर्चाओं में आ चुकी है। हमारी सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने स्पेशली, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने कल एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। और वो सेंट्रल स्कीम कौन सी है, जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब ये स्कीम है स्पेशली हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए। हुआ क्या है समझिए। पहली बात, यहाँ पर पहली लाइन में क्या मेंशन किया गया है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती क्या है? स्कीम्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के लिए जो 100% फंडिंग होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च करेगी। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, ये केवल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की है। तो यहाँ पे होता यह है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फंडिंग करते हैं, दोनों मिलकर पैसा खर्च करके एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही फंडिंग करने वाली है। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना कुछ अच्छे बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, ताकि वो हायर एजुकेशन को परफॉर्म कर सकें। मामला क्या है ना, देखिए कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट मिशंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत वो बच्चे जो ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, हमारे लगभग 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कोई हायर एजुकेशन संस्थान है वहाँ पे उनको एडमिशन मिल चुका है, तो उनको सपोर्ट मिलेगा। और वो सपोर्ट यहाँ पे कह सकते हैं लगभग होगा फाइनेंशियल सपोर्ट। और फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या हो सकता है, आपको पढ़ाई कर रही है तो आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लोन्स वगैरह लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे यहाँ पर मान लो अभी आप बैंक में लोन लेने जाओगे, चाहे एजुकेशनल लोन लेने जाएँ, चाहे कैसा भी लोन लेने जाएँ, तो जब लोन लेने जाओगे तो आपको लोन के बदले में एक कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। भाई कुछ रखोगे तभी तो वो लोन देगा, ऐसे थोड़ी दे देगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी है, इसमें आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। कोलेटरल फ्री लोन है, गारंटी फ्री लोन है। ठीक है, तो आप बैंक से यहाँ पर ये लोन उठा सकते हैं और इससे यहाँ पर अपने जो कोर्सेस हैं, इनकी जो फीस हैं या जो भी खर्चे हैं, ट्यूशन फीस वगैरह हैं, वो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको चलाया जा रहा है। इस स्कीम में जो लोन है, लगभग आप 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो उठा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और 2024-25 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 2024-25 जो ये पर्टिकुलर ईयर चल रहा है, इससे लेकर 2030-31 तक अगर हम देखेंगे तो इन कुछ सालों के बीच में, इन 5 सालों में लगभग 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्चने वाली है, ताकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, तो अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनका इन क्वालिटी हायर एजुकेशंस में अगर एडमिशन हो रहा है, एडमिशन मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो वो सभी बच्चे एलिजिबल होंगे ताकि वो कोलेटरल फ्री लोन्स उठा सके बैंक से अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जिससे उनको लोन ही चुकाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोन्स में जो इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है वो इंसान को मार देता है। समझ गए? हाँ, चलिए दोस्तों आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर में। तो पेज नंबर 13 पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, आपके जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है पाम ऑयल के बारे में। भारत का जो पाम ऑयल इंपोर्ट है वो पिछले कुछ समय पर इंक्रीज़ हुआ है तेज़ी से, वो इसमें डिस्कस किया गया। तो क्या है मैटर, आइए यहाँ पर जूम करके मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ताकि आर्टिकल में हर एक चीज़ क्लियर हो सके। पहले दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं पाम ऑयल के बारे में, तो पाम ऑयल एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, पाम ऑयल एक एडिबल ऑयल है, यानी खाने वाला तेल है, जिसका हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले कुछ समय पर हमारा एक बड़ा फेस्टिव सीज़न देखने को मिला, दशहरा गया, उसके बाद दिवाली आई, और भी कई सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बीच में। तो इन फेस्टिवल्स के दौरान क्या होता है, जो स्वीट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं स्पेशली, या जो फ्राइड फूड्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है।
तो इस फेस्टिव सीज़न में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। तो इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट स्पेशली अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अभी हम नवंबर में आ चुके हैं, तो पिछले महीने का डेटा धीरे धीरे करके यहाँ पर आता रहेगा न्यूज़ में। तो अक्टूबर के महीने में इंडिया का पाम ऑयल इंपोर्ट लगभग 59% से इंक्रीज़ हुआ है, वो यहाँ पे बताया गया। और ये पिछले 3 महीनों में भी सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारे देश में रिफाइनर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर इस परचेज़ को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। तो कितना बड़ा है? तो 59% अक्टूबर में इंक्रीज़ हुआ पिछले 5 महीनों में। और यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि लगभग 8,40,000 मैट्रिक टन्स के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने पाम ऑयल को इंपोर्ट किया। आज बहुत सारा खाने वाला जो तेल है जिसको कुकिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, आज भारत इंपोर्ट करता है। इवन कुछ तेल हम प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश के कंजम्पशन में ख़त्म हो जाता है। हम इतना ज़्यादा हमारा देश जो है वो तेल खाता है, ठीक, मतलब कुकिंग पर्पज़ में यूज़ करता है, क्योंकि अपनी डिमांड्स पूरी करने के बाद में फिर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी दशहरा, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स निकले हैं पिछले कुछ सप्ताह में। इस वजह से स्वीट्स और फ्राइड फूड्स के जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से पाम ऑयल इंपोर्ट में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि दूसरे प्रकार के ऑयल जैसे सोय ऑयल होता है, इसका इंपोर्ट कम हुआ है। केवल पाम ऑयल का इंपोर्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ। बाकी सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, वो बताया गया है। नाउ क्वेश्चन यह है, इंपोर्ट तो हुआ है, लेकिन यह पाम ऑयल हम परचेज किससे करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, लास्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है, अब इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाम ऑयल को मेनली इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब तीनों यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन तीनों देशों से, स्पेशली इसमें भी इंडोनेशिया और मलेशिया ही है जिससे ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन थाईलैंड से भी इंपोर्ट किया जाता है, उतने ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं जितना इन दोनों कंट्रीज से किया जाता है। ठीक है, अब ये तो केवल और केवल आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल से प्रॉपर कुछ डेटा लेकर चलना है, नहीं चलना है। एग्जाम में यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए, कैसे सवाल बनेंगे, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पाम ऑयल है, जो पाम का पेड़ होता है, पाम ट्री जो होता है, उस पे से इस तरह का एक फल निकलता है, फ्रूट निकलता है, और इसी से यहाँ पर हम ऑयल बनाते हैं, पाम ऑयल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और भारत ने कई सारे जो मिशन है वो चला रखे हैं ताकि पाम ऑयल को हम अपने देश में भी प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि अभी दुनिया भर के कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से हम लोग मंगाते हैं या इम्पोर्ट करते हैं। तो जब बात आती है पाम ऑयल की और उसके उपयोगों की, तो ध्यान रखिए, पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, जैसे मैंने आपको बताया, खाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कहाँ से मिलता है? जो एक रेड कलर का पल्प है, जो फ्रूट है दोस्तों, वहीं से ये ऑयल को बनाया जाता है, जिसको अभी हमने फोटो में देखा। पाम ऑयल के बहुत सारे यूज़ हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, या प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, केक, चॉकलेट, स्प्रेड, सोप, शैम्पू या जितने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी, बायोफ्यूल में भी यहाँ पर पाम ऑयल को मिलाया जाता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल आजकल बायोडीज़ल में भी हो रहा है। ठीक है, बायोडीज़ल में उसको मिला देंगे, जिससे बायोडीज़ल की खपत कम होगी तो पोल्यूशन कम होगा, तो इसको हम लोग एज अ ग्रीन डीजल का टैग दे सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जाता है। नाउ पाम ऑयल के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें थाईलैंड ऐड कर दोगे, वैसे अभी मत ऐड करो, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया ही वो देश हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इवन 2021 में दुनिया में जितना भी उत्पादन हुआ पाम ऑयल का, उसका 90% केवल इन दोनों देशों ने किया। ये इमेजिन कीजिए। इतना ही नहीं, पाम ऑयल इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रकार की समस्याएं भी हैं दोस्तों। वो समस्याएं क्या है? ये जो पाम ऑयल है, ये कई बार क्रिटिसिज्म में आता है। रीज़न यहाँ पर यह है कि आपको पाम ऑयल लगाने के लिए पाम के पेड़ लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कोई अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब आपने पूरा एक जंगल ले लिया, वहाँ पे जितने भी डाइवर्सिटी थी, अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे, वो सब काट दिए, जानवर को भागना पड़ा, उस एरिया को छोड़ना पड़ा। तो ये सब एक अलग प्रैक्टिस, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस है। इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्या इससे यहाँ पर प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा होगा? नहीं। एक तरफ आपने प्रोडक्शन कर तो लिया, लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है इस ऑयल पाम इंडस्ट्री के अंदर में। और पाम ऑयल को कई बार यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है बहुत ही सस्ता सा तेल है जिसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बड़े एरिया में। दूसरी बात, प्रोडक्शन के पीछे बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हम एनवायरनमेंट को देते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात आती है तो पाम ऑयल दुनिया में आज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल है, जिसका प्रोडक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से हो रहा है ना। और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार के तेल हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें पहला आता है पाम ऑयल, दूसरा सोयाबीन ऑयल, तीसरा रेपसीड ऑयल और चौथा सनफ्लावर ऑयल। लेकिन इन चारों में से 40% ग्लोबल सप्लाई केवल और केवल पाम ऑयल से होती है, और इंडोनेशिया दुनिया का 60% पाम ऑयल का सप्लाई संभाल लेता है।
इंडिया का क्या केस है? तो इंडिया, मैंने आपको बताया ना, आधे से ज़्यादा जो डिमांड है वो केवल इंपोर्ट करके पूरा करता है, क्योंकि आज हम पाम ऑयल इतना प्रोड्यूस तो करते नहीं हैं। लेकिन 2021 में हमने ये कोशिश शुरू की थी, और इसकी के आधार पे, यानी कि जो कोशिश है पाम ऑयल की, इसी के आधार पे इंडिया ने नेशनल मिशन शुरू किया ऑन द एडिबल ऑयल। और इस मिशन का मेन पर्पस था कि भारत में हम डोमेस्टिक पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें। क्योंकि भाई अगर ऐसे ही रहेगा सिनेरियो, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है और कुछ ही देशों से मंगा रहे हैं, मान लीजिए कभी आने वाले समय पर रिलेशंस उस देश के साथ में इधर उधर इम्पैक्ट होते हैं, तो फिर अगर वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो इंडिया में इस ऑयल का क्राइसिस आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हर एक सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाम ऑयल का केस में भी दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ है, और इसी के लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया था 2021 के अंदर में। ध्यान में रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? यूपीएससी 2018 में यहाँ से भी सवाल पूछ चुका है। आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर के आज के आर्टिकल कितने काम के हैं। हर एक आर्टिकल ऐसा है जिसको लेकर कहीं मेंस में, कहीं प्रीलिम्स में सवाल बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो क्वांटिटी है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की, जो खाने वाला तेल आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 का है, तो 2018 से पिछले 5 सालों में क्या ऐसा हुआ है कि जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है हमारे प्रोडक्शन से? तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं पाम ऑयल वाले केस से, भाई आधे से ज़्यादा पाम ऑयल हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। हम प्रोड्यूस तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट ये लगातार बढ़ रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि जो एडिबल ऑयल इंपोर्टिंग है, इसकी इंपोर्ट किया जा रहा है अपने देश में, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इतना हम अपना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बट दूसरा देखेंगे तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। जो सरकार है वो किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगा सकती किसी भी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल पे, किसी भी स्पेशल केस में। ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। गवर्नमेंट यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, इवन लगाती भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दी जाएंगी तो वो महंगा हो जाएगा, तो वो लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते। तो ये सरासर यहाँ पे गलत है, लॉजिकली भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या है आंसर? हाँ, आंसर नंबर इज ए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अगला न्यूज़ दोस्तों आपको पेज नंबर 16 पर देखने को मिलेगा, और ये पेज नंबर 16 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर एक न्यूज़ है। अब आपको पता है यूपीएससी ज़्यादातर स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन तो पूछता है नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। 2021 में झटका लग गया था, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आ गए। लेकिन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन होता यही हम इग्नोर कर देते हैं। फिर कई लोग बोलते भी हैं कि यार 1-2 क्वेश्चन के लिए आप क्या स्पोर्ट का डेली पढ़ोगे? डेली मत पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ डेली, आपको पता है। लेकिन कुछ काम की चीज़ें होती हैं जहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। ओलंपिक गेम्स अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे, अभी वापस से ओलंपिक गेम्स की तैयारी हो रही है। मतलब आगे 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत अपने देश में करवाना चाहता है। इसको लेकर हमने क्या किया, एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट कि हाँ हम दिलचस्पी रखते हैं कि प्लीज़ हमारे देश में अब की बार ओलंपिक गेम्स रखना, जो 2036 में होंगे, स्पेशली तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2031 या 32 तक तो सेट है कहाँ कहाँ पे होने, अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो यही बोला जा रहा है कि जो आईओसी है, आईओसी कौन सी बॉडी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यही डिसाइड करती है कि भाई कौन से देश में ओलंपिक्स होंगे। तो इन्होंने भारत के इस लेटर ऑफ इंटरेस्ट को वेलकम किया है, स्वागत किया है कि हाँ ठीक है, चलिए अब हम डिसीजन लेंगे, आपका इस लेटर का स्वागत है, हम बता देंगे कि हाँ आपके देश में ओलंपिक्स होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि इंडिया ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, उसको एक्सेप्ट किया, बस इतनी सी खबर है। लेकिन इस खबर को डिटेल से एनालाइज करना होगा अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पीएम मोदी ने जो अभी 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ था मुंबई में, पिछले साल ये हुआ था, उसी दौरान यहाँ पे उन्होंने ये दर्शाया कि भारत आज दिलचस्पी रखता है, चाहता है 2036 का जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन समझ रहे हैं, ये भारत का एक बॉडी है जो भारत को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हर एक गेम में ऐसी बॉडी होती है, जैसा आपको पता है इंडिया को उस गेम में रिप्रेजेंट करती है, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स होते हैं ना, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। तो इन्होंने यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जिसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में अब देखा जाएगा आगे क्या डिसाइड होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि ओलंपिक्स अगर होते हैं 2036 में इंडिया में, तो वो भारत में कौन से शहर में होंगे, इन सब चीज़ों का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है।
बस खाली अभी इतनी सी ही छोटी सी खबर है जिसको ध्यान में रखना है, लेकिन ये छोटी सी खबर धमाका कर सकती है पेपर में। किस तरीके से, आइए वो बताता हूँ। तो ये तो आपने अभी देखा ही दोस्तों, जो 2024 के ओलंपिक्स वाले गेम हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं? 2024 के ओलंपिक्स पेरिस में हुए हैं, है ना। रिसेंटली इंडिया ने भी यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इतने अच्छे मेडल्स नहीं ले पाए, लेकिन अब 2036 की तैयारी हो रही है कि भाई वो ओलंपिक्स के गेम भारत में किए जाएं। क्योंकि इससे पहले अगर आप देख पाओगे, पूरे एशिया की जब हम लोग बात करते हैं, अब इंडिया भी एक एशियन कंट्री है, सभी को पता है। अब एशिया में आपका चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है। तो एशिया की मेजर कंट्रीज, चाहे वो चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, यहाँ पे ये वो इकलौती एशियन कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी ओलंपिक्स को होस्ट कर चुकी हैं। तो भारत कैसे पीछे रहे? हम भी ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पे होस्ट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, जापान तो ऐसा देश है एशिया का जो 2 बार ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है, एक बार 1964 में, एक बार 2020 में। तो क्या इंडिया की बारी कब आएगी? इसी को लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है कि भाई ओलंपिक्स के लिए इस देश में, इस शहर को चुना जाए? इसके लिए पहले जो पता है कोई तरीका अपनाते थे। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम की, जो पहले मेथड्स यूज़ किया जाता था ओलंपिक्स के लिए शहर को सेट करने के लिए। तो इसमें कुछ सिटीज़ होती थी जो अपना ये लेटर ऑफ इंटरेस्ट देती थी कि भाई यहाँ पे आप हमारे शहर में ओलंपिक्स रख सकते हैं, और ये लेटर ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सौंपा जाता है, जो डिसाइड करती है इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी साल लग जाते हैं, बहुत सारे तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है ना, मूल्यांकन किया जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से इस सिटी के अंदर में हम ओलंपिक्स को होस्ट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद में किसी पर्टिकुलर शहर को डिसाइड किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसमें ना बहुत साल लग जाते थे। लगभग बोला यह जाता है कि पहले से ही 7 साल पहले सेलेक्ट कर लिया जाता था कि हाँ, इस देश में, इस शहर में ओलंपिक्स होगा। ये पुराना सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब 2020 में ओलंपिक्स में नया एजेंडा सेट कर दिया गया, और वो नया एजेंडा यह है कि अब ओलंपिक्स को आगे कौन से देश में होगा, इसको डिसाइड करने के लिए इतना समय नहीं लेते हैं। जो 7 साल वाला रूल था, इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। बस देखा जाता है कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे ओलंपिक्स को होस्ट करने में, उसके आधार पे उस कंट्री के साथ में, शहर के साथ में कंस्टेंटली यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है और उसके बाद डिसीजन ले लिया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता, और थोड़े समय में ही यहाँ पर लगभग 12-13 महीने में यहाँ पर बातचीत कर लेंगे, जिसमें बहुत सारे डिटेल डिस्कशन होगा, गारंटीज़ होंगी, बहुत सारे और भी एडवाइजरी रिपोर्ट होंगे, जिसके आधार पे ये चीज़ें सेट कर ली जाएंगी। जबकि पहले क्या होता था, 7 साल पहले ही डिसाइड करना पड़ता था। अब यहाँ पे लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ओलंपिक गेम्स जो हैं, इसके जितने भी एडिशन हैं 2030 से जो भी होंगे, वो सबको जो क्लाइमेट पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करना होगा, यानी क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ पे फॉलो करना होगा सब चीज़ों को, वो यहाँ पर शेयर किया गया है। तो अभी तक की खबर क्या है, इस आर्टिकल से नोट्स कैसे बनेंगे वो सब मैंने आपको बताया। अब एग्जाम में दोस्तों ओलंपिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों से पूछी जा सकती हैं। वो क्या क्या पूछा जा सकता है, आइए ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। जब बात करते हैं ओलंपिक्स की, तो ये इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है ना। इंटरनेशनली यहाँ पर एक बड़ा स्पोर्ट है, जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज जाती हैं, इस गेम को खेलती हैं, और हर 4 साल में यहाँ पर ये होता है। तो 2024 इस साल यहाँ पे ओलंपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन 2024 में जो ये ओलंपिक्स हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये समर ओलंपिक्स थे। समर ओलंपिक्स अलग होते हैं, विंटर ओलंपिक्स अलग होते हैं। तो अभी 2024 में समर ओलंपिक्स हुए हैं, तो अगला 4 साल बाद यानी 2028 में होगा, 2028 में। 2028 में जो समर ओलंपिक्स होगा, ये कहाँ पे होना है, यूएसए के अंदर, लॉस एंजल्स में। ठीक है। फिर उसके बाद 2028 के बाद जो अगला समर ओलंपिक्स होगा, फिर अगेन 4 साल बाद यानी कि 2032 में होगा। 2032 में जो अगला समर ओलंपिक्स होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है। फिर 2032 के बाद अब 2036 वाला जो ओलंपिक्स होगा, इसी को लेकर यहाँ पे तैयारी चल रही है। इंडिया यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहा है कि भैया आपने 2032 तक तो सेट कर दिया है, प्लीज़ 2036 का ओलंपिक्स भारत में होस्ट कीजिए। तो आगे डिसीजन आएगा कि हाँ इंडिया में होस्ट होगा नहीं होगा, वो आगे पता चलेगा। बट सिनेरियोस करंट समय पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। एक होता है विंटर ओलंपिक्स, वो तो थोड़े समय पहले ही हुए हैं। तो अभी अगला विंटर ओलंपिक्स 2026 में होना है। कहाँ पर, इटली के अंदर में। तो जो भी यहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं, इसका मेन पर्पज़ है इंसान को स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर एक महत्व बताना, स्पोर्ट्स के सेक्शन में भी यहाँ पर उसको ग्रो करना। इस ओलंपिक्स में आपके समर गेम्स भी हैं, विंटर गेम्स भी आते हैं, और यूथ ओलंपिक गेम्स भी होते हैं। इसका इतिहास क्या है, ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे होती है, ओरिजिन कहाँ से होता है, पता है क्या आपको? चलिए बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स की अगर हम जड़ें देखेंगे, यानी इसका इतिहास, शुरुआत कहाँ से होती है, तो आज से लगभग 3000 साल पहले जो ग्रीस में एक जगह है जिसका नाम है पेलोपोनेस रीजन, स्पेशली वहाँ से ओलंपिक्स की शुरुआत होती है।
लेकिन कोई सटीक डेट अगर देखें तो लगभग ऐसा कोई सटीक डेट हमारे पास में है नहीं, कंफर्म डेट नहीं है कि हाँ यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जो सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक्स, ये तो हम बात कर रहे हैं इतिहास में ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक्स जैसे आज हम खेल रहे हैं, इस प्रकार के ओलंपिक्स की जो शुरुआत भी ग्रीस में ही होती है, स्पेशली एथेंस में। ग्रीस की कैपिटल एथेंस। तो 1896 के अंदर में दोस्तों पहला मॉडर्न ओलंपिक्स ग्रीस के एथेंस में हुआ। ठीक है। उसके अलावा आपने ओलंपिक्स में एक चीज़ देखी होगी, ओलंपिक्स का सिंबल आपको दिखा है, इस तरीके से ओलंपिक्स का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। पता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ऐसे 5 रिंग्स हैं और 5 रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलॉक हुए हुए हैं। तो कभी सोचा है क्या है? तो ये 5 रिंग्स मतलब हमारे दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। ये आप लोग ऊपर देख पाएंगे, ये जो कॉन्टिनेंट है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर यहाँ पर अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, इंडिया यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये वाला यहाँ पर कॉन्टिनेंट आपका यूरोप हो गया। तो इस तरीके से 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है ये ओलंपिक रिंग सेक्शन। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार हम ना नज़रअंदाज कर जाते हैं क्योंकि यूपीएससी वाले स्पोर्ट्स सेक्शन पे इतना ध्यान देते नहीं है, और कई बार क्वेश्चन भी आसान आसान आते हैं। आपने देखे होंगे कि वो प्लेयर कौन से गेम से ओरिजिनेटेड है, ऐसे भी सवाल बने हैं। समझ गए? तो ओलंपिक रिंग्स के 5 रिंग्स के बारे में पता चल गया, इसका मतलब क्या है, 5 कॉन्टिनेंट्स वो आपको समझ में आ गया। ये 5 कॉन्टिनेंट्स दुनिया के दर्शाता है। उसके अलावा ये सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से एक यूनिटी, एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग देशों में, और स्पोर्ट्स के माध्यम से कैसे हम इन सब कॉन्टिनेंट्स को साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि ये सभी देश खेल रहे होते हैं एक साथ ओलंपिक्स के अंदर में। तो आने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विंटर ओलंपिक 2026 में इटली में होने वाला है। बाकी समर ओलंपिक 2028 यूएसए वाला, 32 ऑस्ट्रेलिया, 36 का अभी डिसीजन लिया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या भारत ने आज तक कोई भी गेम होस्ट नहीं किया? देखिए ओलंपिक्स तो हम पहली बार होस्ट करेंगे 2036 में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, हाँ इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स जो भारत होस्ट कर चुका है, जिसमें एशियन गेम्स आपको देखने को मिलेंगे 1951, 1982 का हमने होस्ट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का, साउथ एशियन गेम्स 1987, 1995, 2016। तो ये गेम्स हमने होस्ट करे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है इससे भी बड़ा गेम होस्ट करना, ओलंपिक्स को होस्ट करना। तो वो यहाँ पर ये आप देख पाएंगे रीजन वाइज गेम है। तो देखेंगे 2036 को लेकर क्या डिसीजन आता है। जो भी डिसीजन आएगा वो हमारे सामने ही रहेगा, डिस्कशन करेंगे ही अपने वीडियोज़ के अंदर में। अभी के लिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। ना दोस्तों आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पे। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन में पेज नंबर 8 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाता है ना। उसके अलावा इसी के अगले पेज नंबर 9 पर भी एक एडिटोरियल देखने को मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो ट्रंप आ चुका है, ट्रंप 2.0, इसका मतलब क्या है, अब की बार ट्रंप सरकार है, तो उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। क्योंकि यूएसए के ये 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशंस अगर हम भारत के एस्पेक्ट में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को उन्होंने मजबूत किया है। चाहे डिफेंस में बात करेंगे, लेमुआ, कोमकासा, इन सब एग्रीमेंट्स के बारे में सुना होगा, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में ही साइन करे गए। तो अच्छे साबित होंगे भारत और अमेरिका के रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में। बट इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी समझना होगा कि दूसरा इसका एक और रूप हो सकता है जहाँ पर रिलेशंस के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली भारत की इकॉनमी को लेकर या व्यापार को लेकर झटका मिल सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हैं कि आज दोस्तों भारत और चाइना का व्यापार देख लो, भारत रशिया का व्यापार देख लो, इस व्यापार में इंडिया घाटे में है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। यानी इन देशों से हम इंपोर्ट तो बहुत सारा कर लेते हैं, इनको एक्सपोर्ट नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिससे भारत व्यापार तो करता है, लेकिन भारत इसमें ट्रेड सरप्लस में रहता है। समझ रहे हैं? ट्रेड सरप्लस मतलब यहाँ पे व्यापार में हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ये यूएसए के साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडिया को। लेकिन प्रॉब्लम्स यही है ना कि आने वाले समय पर सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर में उनका टारगेट है अमेरिका को सबसे आगे रखना, और ट्रेड को लेकर यहाँ पर वो सीधा सीधा भारत से क्वेश्चन कर सकते हैं स्ट्रिक्टली कि इंडिया कई सारी कंपनीज को एंट्री क्यों नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल टेस्ला की एंट्री की हम लोग बात कर सकते हैं। तो इलॉन मस्क, एक बात और, इलॉन मस्क की जब बात आती है तो इलॉन मस्क का एक बड़ा सपोर्ट मिला डोनाल्ड ट्रंप को, खुला सपोर्ट किया इलॉन मस्क ने। डोनाल्ड ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे, इलॉन मस्क नाचते रहे थे वहाँ पर, वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे। तो अब क्या है, इलॉन मस्क का एक बड़ा रोल होने वाला है यूएसए गवर्नमेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इलॉन मस्क को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी कंपनीज को एंट्री मिले भारत में उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। क्योंकि पहले भी एंट्री मिल सकती थी, लेकिन कई सारे डिस्प्यूट्स हो गए।
टैरिफ वगैरह हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है यूएसए क्वेश्चन करे आप इतना टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, हमारी इन कंपनी को एंट्री दीजिए। तो इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है ट्रेड के ऊपर में भी, तो असर पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे, ये जो राइटर हैं स्टैनली जॉनी, इन्होंने लिखा है कि जो वेस्ट एशिया है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में आ गया है। मतलब वेस्ट एशिया पूरा रीजन, जिसमें हम इजराइल, ईरान, इन सब कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो लगातार डिस्प्यूटेड रीजन कहला रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में किस तरीके से डील करेगा ये समझेंगे, और दुनिया भर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। पहले हम चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये है इंडिया, हम चलते हैं सबसे पहले यूएसए की साइड में। तो इधर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए। यही यूएसए का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पर इनके इलेक्शंस की वजह से। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। जैसे बात हो रही है वेस्ट एशिया की, तो वेस्ट एशिया वाला रीजन स्पेशली ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ईरान है, इजराइल है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, ये सब कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी। अभी यहाँ पे एक वॉर भी छिड़ा हुआ है जिसमें इजराइल लेबनान भिड़े हुए हैं, इजराइल ईरान के बीच में ये पूरा डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई सारे जो ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल लेबनान में हिजबुल्ला खड़ा है, उसके बाद गाज़ा पट्टी में हमास खड़ा है, उसके बाद यहाँ पर ईरान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, तो ईरान ने खड़े कर रखे हैं। हूदी रेबल्स यमन में हैं, वो भी ईरान के सपोर्ट से चल रहे हैं। तो ईरान एक बड़ा कह सकते हैं डोमिनेशन दिखाता है अपने इस वेस्ट एशिया रीजन में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईरान से सबसे ज़्यादा चिढ़ने वाला इंसान करंट समय पर दुनिया में अगर कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के समय के अंदर ही, जो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले प्रेसिडेंट जब बने थे यूएसए के, तो उस दौरान ही ईरान के ऊपर में न्यूमरस सैंक्शंस लगाए गए दोस्तों। तो ईरान में ज़्यादा खुशी नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों यहाँ पे ईरान के बिल्कुल अगेंस्ट में है पूरी तरह से। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे। मतलब वैसे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में आपने देखा होगा, उनका कहना यह है कि मैं वॉर में नहीं पढ़ूंगा। तो वॉर में नहीं पढ़ूंगा, इससे तो यहाँ पर यूक्रेन घबरा गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि रशिया के प्रति भी डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो काफ़ी स्मूथ है। जैसे जो बाइडन का रवैया था वैसा नहीं है। जो बाइडन ने हज़ारों सेंक्शन लगा दिए, 10, 15, 20 हज़ार सेंक्शन लगा दिए गए रशिया के ऊपर में करंट समय पर। यूरोप भी यहाँ पर यूएसए का साथ दे रहा था, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। और 100% आने वाले समय पर आपको देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पे से हटाने वाले हैं। तो रशिया पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और रशिया और व्लादिमीर पुतिन खुश होंगे इससे कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट बने, नो डाउट। और दुनिया में दूसरे सबसे खुश इंसान अगर कोई था कल जिसने यहाँ पर ट्वीट किया, वो थे यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के और इजराइल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशंस आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इजराइल किसके साथ में भिड़ रहा है? ईरान के साथ में। और ईरान वो देश है जिसके अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, तो इजराइल के ऊपर में जो इजराइल का वॉर चल रहा है, इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये हम लोग आगे देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो पड़ेगा यूक्रेन के ऊपर में। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर हम थोड़ा मैप को ऊपर चलें तो ये हो गया हमारा रशिया, और रशिया के बगल में ये है यूक्रेन। यूक्रेन को जो भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिला है वो इधर यूरोपियन कंट्रीज से मिला है, उधर यूएसए से मिला है। तो यही तो प्रॉब्लम हुई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला स्पीच में? अपने स्पीच में ये बोला कि यूएसए में जो भी यूएसए की सरकार का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा लोगों के टैक्स का है। और लोगों के टैक्स का पैसा जो बाइडन कहाँ पे डाल रहे हैं? जो बाइडन ये पैसा भेज रहे हैं यूक्रेन में, ताकि यूक्रेन में इस वॉर को सपोर्ट मिलता रहे। यूक्रेन को मिलियंस डॉलर्स प्रोवाइड करवाए गए ताकि यूक्रेन लगातार रशिया के सामने टिका रहे, अटैक करता रहे। और नो डाउट ये जो सिनेरियोज हमने देखे हैं पिछले 3 सालों में इस वॉर में, यूक्रेन जो टिक पाया है उसके पीछे ये पूरा यूरोप खड़ा है, यूएसए खड़ा है, ये सब कंट्रीज एक साथ खड़ी हैं। और अब जो सिनेरियोज है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुला एकदम ओपन स्पीच में मेंशन कर दिया था कि इस वॉर से तो मैं हाथ खींच लूंगा, यूक्रेन को कोई भी सपोर्ट नहीं जाने वाला दोस्तों। इस वजह से बोला जा रहा है कल जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए यूएसए के, इससे सबसे बड़ा झटका लगा होगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के लीडर को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि अब नो डाउट क्या होने वाला है कि बहुत सारे एरियाज जो रशिया ने कब्जा रखे हैं यूक्रेन के, उसको डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे कि जैसा है चलने दो, अब शांत रहो, वॉर रोक दो। और यूक्रेन से यही बोलना चाहेंगे कि भाई जो भी एरियाज रशियन ले लिया ठीक है, छोड़ो, इस वॉर को रोक दो।
इस वॉर में यहाँ पर और भी ज़्यादा एस्केलेशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो वो बोल चुके हैं कि ये जो पैसा है वो मैं यूक्रेन में नहीं भेजूंगा इस वॉर में, क्योंकि ऑलरेडी वो लोगों का इनकम टैक्स करने को लेकर बोल चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज के टैक्सेस कम करने को लेकर बोल चुके हैं। तो जब कंपनीज के टैक्सेस कम होंगे, लोगों का इनकम टैक्स कम होगा, तो यूएसए की सरकार के पास में पैसा कहाँ से आएगा? वो टैरिफ से कमाएंगे, और वो ऐसा बेफालतू का पैसा जाया नहीं होने देंगे। यूक्रेन में यहाँ पर ये पैसा नहीं भेजेंगे। और स्पेशली इसमें ही दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है यूरोप की। आप कहोगे ठीक है, अगर यहाँ पे यूएसए नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यूरोप सपोर्ट करेगा। भाई यूरोप यहाँ पे खुद खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं इस वजह से। कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पूरे यूरोप में ज़्यादातर लोग यही चाहते थे कि कमला हैरिस यूएसए के प्रेसिडेंट बने। रीज़न यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मेंशन कर चुके हैं कि जो यूरोप है, यूरोप इतना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाता, या इतना ज़्यादा नहीं देता है इन रिटर्न अमेरिका को। तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला दोस्तों यूएसए का, जितना सपोर्ट अभी तक जो बाइडेन के अंडर में मिलता था या कमला हैरिस के अंडर में मिलता। तो राइट विंग आपको पार्टी देखने को मिल जाएगी यूएसए में जो खड़ी हो चुकी है। तो नो डाउट यहाँ पे यूक्रेन के साथ में बहुत बुरा होने वाला है आने वाले समय पर, क्योंकि दूसरी बात, रशिया के साथ में जो रिलेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो सही हैं। तो जो भी सैंक्शंस यहाँ पे लगे हैं रशिया के ऊपर में, वो सैंक्शंस आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों वेस्ट एशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, अब आते हैं चाइना के ऊपर में। चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, चाइना बहुत सारा व्यापार करता है यूएसए के साथ में, तो यूएसए को बहुत सारा सामान ये लोग बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि भैया हम क्या करेंगे, क्योंकि अब पैसा कमाना है जैसे तैसे सरकार को, वहाँ की तो टैक्स लगाना होगा, टैरिफ लगाना होगा। तो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर में ये टैरिफ लगाने वाले हैं 60% से, क्योंकि मैं आपको बता दूं चाइना के अगेंस्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के कोई पॉजिटिव ऐसा इंपैक्ट नहीं है चाइना के ऊपर में। तो चाइना भी ज़्यादा खुश नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनने की वजह से, क्योंकि इनको पता है अब जो ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं उस पर बहुत सारे टैक्सेस यूएस लेगा, तो टैक्सेस लेगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो चाइना को इतना फ़ायदा होगा नहीं, तो यहाँ पर चाइना व्यापार कम कर देगा और एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वो जो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा वो इंडिया भर सकता है, भारत अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब इंडिया के साथ में भी यही होने वाला है। ट्रेड को लेकर जो टैरिफ्स वगैरह हैं ये इशू आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। व्यापार में टैरिफ वगैरह लगाए जा सकते हैं, तो हमारे भी एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। तो एक्सपोर्ट महंगा होगा तो वही तो प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, ट्रेड को लेकर इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। और दूसरी बात, यहाँ पर इंडिया को थोड़ा फोर्स किया जा सकता है कि अमेरिका की कुछ कंपनीज़ को अलाउ किया जाए। स्टारलिंक, वही सैटेलाइट वाला इंटरनेट, भाई इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आनी थी, वो आ नहीं पाई क्योंकि उनके साथ में इस तरीके का डील नहीं हो पाया, नेगोशिएशन नहीं हो पाया। तो वही बोला जा रहा है कि अब इंडिया पे प्रेशर पड़ सकता है कि हम यहाँ पे क्या करें, इनके साथ में रिलेशंस को मेंटेन करें, और जो हम टैरिफ लगा रहे हैं, कंपनीज से बहुत सारे टैरिफ ले रहे हैं, उसको कम करें। टेस्ला को एंट्री मिल सकती है, अभी तक तो मिल नहीं पाई, बातचीत बहुत सारी हुई है क्योंकि एक ह्यूज मार्केट है इंडिया में, तो अब एंट्री मिल सकती है क्योंकि एलॉन मस्क को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया इलेक्शंस में, वो भी खुला सपोर्ट। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आने वाले समय पर देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू दी बांग्लादेश। अब जब बात आती है यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश में यहाँ पे कौन है, एक इंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, इंतरिम सरकार, मोहम्मद यूनुस यहाँ पर लीड कर रहे हैं। वो इंसान एक ऐसा होगा जो आज के समय पर बहुत ज़्यादा दुखी होगा डोनाल्ड ट्रंप के यूएसए का प्रेसिडेंट बनने की वजह से। मोहम्मद यूनुस वही हैं जो यहाँ पे यूएसए में जाकर डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जो प्रॉपर सपोर्ट है या एक एसोसिएशन जो है वो वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी के साथ में है। ठीक है, यानी जो बाइडन, कमला हैरिस, बैराक ओबामा, इन सब के साथ में आपको ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद यूनुस का लिंक इन सब लोगों के साथ में ज़्यादा बेटर है। आपने जो बाइडन के साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, है ना, जो बाइडन ऐसे गले में हाथ डाल के खड़े हैं मोहम्मद यूनुस के। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपने रिसेंट समय पर ये देखा है, जो यूएसए में वोट पड़े हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं कल, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसमें यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में स्पेशली मेंशन किया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं, हिंदूज़ के ऊपर में अटैक हो रहे हैं, इसको यहाँ पर वो कंडम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, और आगे भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शंस लिया जाएगा रिगार्डिंग बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट मिला है यूएसए में भी, वो अमेरिकन हिंदूज़ की साइड से मिला है, जो अमेरिकन इंडियन स्पेशली जो हिंदूज़ हैं
उनका भी सपोर्ट मिला है। क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, आपके रिकमेंडेशन में आए होंगे, मेरी भी बहुत सारे रिकमेंडेशन में आए थे, जहाँ पे लगातार लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है बाकायदा सड़कों पे खड़े होके आप किसको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस ऐसे हैं जो यहाँ पर स्पेशली हिंदूज़ हैं, वो कह रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला मैटर भी दोस्तों आने वाले समय पर आ सकता है बांग्लादेश का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी पाकिस्तान को लेकर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट आई नहीं है पाकिस्तान को लेकर, कोई बातचीत ही नहीं हुई इस इलेक्शंस कैंपेन के दौरान में, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कह नहीं सकते पाकिस्तान को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर ने भी एक्सप्लेन की है कि भाई जो बाइडन ने जो इन पूरे देश में जगह जगह पर ये वॉर छिड़वा कर, ये जगह जगह को तोड़ कर छोड़ दिया है, क्या ये चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए स्टेप्स लेने वाले हैं जिससे दुनिया में बड़े बदलाव आएंगे। अमेरिका का जो पोजीशन है वेस्ट एशिया में जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सभी जगह पर कि वो बदलेगा नहीं, क्योंकि इसराइल के प्रति रिलेशंस अच्छे हैं। जो चेंज होगा वो रशिया के प्रति चीज़ें बदलने वाली हैं, रशिया पे सैंक्शंस हटने वाले हैं, जिससे भारत को भी फ़ायदा होगा, व्यापार में फ़ायदा होगा। और नो डाउट आने वाले समय पर जो कच्चा तेल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही बोल चुके हैं कि अमेरिका को एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर बनाने वाले हैं, कच्चा तेल प्रोडक्शन यहाँ पर यूएस से ज़्यादा करेगा। तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन होगा, यूएसए पे रशिया पे से सैंक्शन हट जाएंगे, वो भी कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। तो आने वाले समय पर देख सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से काउंटर किए जा सकें, कच्चे तेल के जो प्राइसेस है वो यहाँ पर गिर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि जो इंडियन नेबर्स हैं, भारत के पड़ोसी देश, उनको ज़्यादा चिंताएं होंगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर, है ना। क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सरकार है उनको सपोर्ट मिल रहा था यूएसए का, आईएमएफ का सपोर्ट मिल रहा था, लोन्स मिल रहे थे भर भर के, अब नहीं मिलेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर कि यूएसए इसको पैसा देगा उसको पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान पे ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, जो मैंने अभी बोला ना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पड़ सकता है जो यूएसए का सपोर्ट जो बाइडन से मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में यहाँ पर जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस, इनका बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं इसको प्रोटेक्ट करने में कह सकते हैं बांग्लादेश फेल हो चुका है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको लेकर एक जोर दे सकते हैं। बाकी बाइडन गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में थोड़ा बहुत रीच जो है वो बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसमें कोई ज़्यादा कंसर्न वाला सिचुएशन है, नेपाल भूटान को लेकर कोई ऐसा कंसर्न वाला सिचुएशन नहीं है, उनके साथ में इंडिया अपने रिलेशंस को मेंटेन करेगा। मालदीव्स को पता ही है कि भाई भारत का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले नहीं पता था बट अब पता चल चुका है, तो वो कुछ ज़्यादा वहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बाकी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कोशिश करें कि जो ये इजराइल का वॉर है इसको रोका जा सके। अगर यहाँ पर उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे जो आईमैक कॉरिडोर है जो भारत को सीधा मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा वो चालू हो सकता है। इससे यहाँ पर यूएसए को सपोर्ट मिलेगा चाइना को काउंटर करने में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं वो व्यापार में हो सकती हैं, मैंने आपको जैसे बता दिया है, क्योंकि कई सारी चीज़ों पे जो टैरिफ्स लग रहे हैं उसको हटाने को लेकर भारत के ऊपर में फोर्स किया जा सकता है। फिलहाल जैसा सिनेरियोज होंगे वो धीरे धीरे करके पता चलते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी कनाडा के साथ में भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कनाडा की कंपनीज़ को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, क्योंकि अब जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़, क्योंकि इंडिया कनाडा का बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर होता है, अब बहुत सारी कंपनीज़ जो कनाडा में वर्क कर रही हैं उनको चांस मिलेगा यूएसए में वर्क करने का, क्योंकि यूएसए में टैक्स कम लगेगा। कनाडा में अभी टैक्स इम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम कंपनीज़ के कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देंगे। तो अगर ये टैक्स को कम करते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो यूएसए में जाएंगी, जिससे कनाडा को रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है कम हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या हो सकता है कि कनाडा अपना टैक्स रेवेन्यू खुद कम करे, खुद कम करता है तो भी रेवेन्यू कम होगा, और कंपनीज भाग के जाती हैं तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कनाडा के ऊपर में। ठीक है, बाकी कुछ एक्सपर्ट्स उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, जो खालिस्तानी ग्रुप्स प्रेजेंट है उन पर क्रैकडाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे हो सकता है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के साथ में बातचीत कर सकें, क्योंकि जब तक कनाडा के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तब तक भारत के G7 कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस नहीं होंगे, क्योंकि G7 में यहाँ पर एक रोल प्ले करता है कनाडा भी G7 का हिस्सा है भाई, इंडिया हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मेंशन करें कि भाई कनाडा अपने रिलेशंस आप इंडिया के साथ में सुधारिए और भारत की जो समस्याएं हैं कनाडा में उसको सॉल्व कीजिए, ताकि यहाँ पर जो ये G7 है इनके रिलेशंस इंडिया के साथ में सही हो सके, क्योंकि इससे यूएसए को भी फ़ायदा होगा। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है। अब चाइना को एक समस्या हो सकती है व्यापार की, लेकिन चाइना को एक फ़ायदा भी मिलेगा, पता है किस बात का,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वॉर में नहीं घुसेंगे, तो क्योंकि अब यूक्रेन से हाथ खींच लिया जाएगा, तो वैसा ही दोस्तों ताइवान के साथ में भी होगा। जो बाइडेन तो खड़े थे कि भाई अगर चाइना ताइवान को अटैक करेगा तो ताइवान के साथ में अमेरिका खड़ा है, एक नया वॉर क्रिएट करा जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ताइवान को इतना सपोर्ट नहीं देने वाले, तो ताइवान के लिए भी यहाँ पर एक चिंता का विषय हो सकता है। ताइवान जो कि यहाँ पर चाइना का पड़ोसी देश है, भाई ये है चाइना, और चाइना से जूम करोगे तो बगल में ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा चाइना और ये रहा ताइवान। तो ताइवान पे अगर अटैक करेगा तो ताइवान को इतना बचाने आने वाला है नहीं यहाँ पे यूएसए, अब करंट समय पर अंडर दी डोनाल्ड ट्रंप। तो ताइवान के लिए एक पर्टिकुलर इशू हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा चलो, जाते जाते यहाँ पर एक बात अच्छी याद आ गई, जो मैं आपके लिए कोट लेकर आता हूँ डेली एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का कोट आपके सामने प्रेजेंट है। मैं स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं कर पाया, वीडियो को एंड कर रहा था तो अचानक से याद आया, तो आज हम यहाँ पर ये कोट डिस्कस कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का यहाँ पर ये कोट है, क्या बोलते हैं? 2 थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन स्ट्यूपिडिटी। ठीक है, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। देखो अब इसका मतलब क्या है, आप इसको समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। और आपको पता है ये जो कोट है ना, डायरेक्टली आपको एस्से में हेल्प कर सकते हैं, एथिक्स में हेल्प कर सकते हैं, सीधा सीधा कोट दे दिया जाएगा और लिखिए इसके ऊपर में। ऐसा ही होता है हर साल। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन मेंशन करते हैं 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। एक तो हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, दूसरा ह्यूमन स्ट्यूपिडिटी। अब ये स्ट्यूपिडिटी क्या हो सकती है? यानी कि एक इंसान की अज्ञानता है ना, उसकी मूर्खता। एक ये भी ऐसी चीज़ है, एक इंसान की जो मूर्खता हो सकती है, उसकी अज्ञानता ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और सही बात भी है। और पता है आगे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर ये बोलते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, कि मैं यूनिवर्स के बारे में तो श्योर नहीं हूँ, है ना। लेकिन बिल्कुल जो ह्यूमन स्टूपिडिटी है, जो एक इंसान की अज्ञानता है, मूर्खता है, हाँ ये बिल्कुल इनफाइनाइट हो सकती है, इसकी लिमिटेशंस कुछ हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या गहराई है इस कोट की? अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। ये सुनिए, जब बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड हमेशा से बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें आज भी नहीं पता हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे ग्रेटेस्ट माइंड्स उसके ऊपर लगातार काम करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अरे गुत्थी को सुलझाया चला जाता है। लेकिन ऐसा ही कुछ सिनेरियो एक इंसान की अज्ञानता के साथ में है, लेकिन उसको सुलझाया कैसे जाए? हम साइंस वाले सेक्शन में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं, इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी, साइंस में इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी, कई बार जो मानवता है वो कई सारी प्रकार की इलॉजिकल जैसी चीज़ों में घुस जाती है, अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती, प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। कई बार ऐसे ही सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो आइंस्टाइन का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको समझना ज़रूरी है, और एक इंसान की जो नॉलेज है, उसकी जो ज्ञानता है ना, उसका उपयोग करना ज़रूरी है। क्योंकि साइंस के बढ़ते तहत अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हर एक चीज़ के पीछे का यहाँ पर ये एक एक्सप्लेनेशन आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी इलॉजिकल सी चीज़ें हैं जिसको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो सही नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके थ्रू दर्शाई गई। फॉर एग्जाम्पल कई सारे केस ऐसे होते हैं, अंधविश्वास के भी बहुत सारे केस आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी एक इंसान की अज्ञानता ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता होगा एक बुरारी का केस है, 2018 का दिल्ली वाला केस, उसमें भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भी कोर्ट एप्लीकेबल होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो कई सारी जगह पर ऐसा होता है, जो इलॉजिकल जैसी जो चीज़ें हैं वो इंसान की अज्ञानता को दर्शाता है, और ये चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। समझ गए? बाकी इस पर आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इस कोर्ट के ऊपर में, वो देखा जाएगा। अगर आप जो भी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए आज मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहो तो आप इस वाले कोर्ट के ऊपर में क्या कर सकते हैं, एक एस्से लिख सकते हैं। एक एस्से लिख के सबमिट कीजिएगा टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपने एस्से को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों सेशन कैसा लगा बताइएगा। मैं आपके लिए जो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को मैप में जाकर देख लेना। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी मैप में नहीं देखना है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला, क्या ये मध्य प्रदेश में है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा, क्या ये सतपुरा और अरावली की पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है? नहीं। एक तरफ सतपुरा रेंजेस तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों वो विंध्या वाली रेंजेस हैं, ध्यान रखना। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में प्रेजेंट है, ना कि सतपुरा और अरावली।
ध्यान रखना, अरवली यहाँ पर हमारा राजस्थान वाली साइड में हो गया, और इधर ये मध्य प्रदेश में सतपुरा और विंध्या वाली पहाड़ियाँ हैं। ये सतपुरा हो गया, विंध्या हो गया, इसके बीच में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।